वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कशन रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का तात्पर्य है कि आरक्षण आरक्षण क्या है, ये क्यों विशेष वर्गों को ही दिया जाता है। बताते चलूं, आरक्षण एक तरीके से विशेष वर्गों को देने का प्रोत्साहन है, जिससे वह अपने को सक्षम वर्गों के साथ एक लाइन में खड़ा कर सके। इसके प्रोविजन भी किए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक वेस्टर्न थिंकर है, पश्चिमी विचारक है जॉन रॉल्स, वह भी इसमें कुछ मानसिक विचारधाराएं प्रस्तुत की है। मैं जॉन रॉल्स के बारे में एक कोटेशन लूंगा और हीगल के बारे में कोटेशन लूंगा और कुछ थ्योरेटिकल पहलू भी बताते चलूंगा कि जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है कमजोर वर्गों को, विशेष वर्गों को। जॉन रॉल्स का कहना था कि यदि आप अपने बेनिफिशियर इनिशिएटिव को और डेफिसिट इनिशिएटिव को अगर कहते चलूं कि एक अपने जो एक लाभदायक जो पहलू है और एक हानि वाला पहलू है, इन दोनों को नकारते हुए आप एक न्यूट्रलिटी कंडीशन में आ जाएं और विचार करें अपने परेशानियों के बारे में, तो आप जहां तक कि 99.9% जो है उस परेशानी का सॉल्यूशन पा सकते हैं। इसी मेथड को कहा गया मेथड ऑफ डाउट। मेथड ऑफ डाउट जॉन रॉल्स किसी जो मेथड कहा गया जो है मेथड ऑफ डाउट, और मेथड ऑफ डाउट या साइंटिफिक मेथड कर सकते हैं। इसमें जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया। इसी को जो है एक तरीके से अगर क्रम वाइज किया जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया। एक ऑब्जेक्टिव और एक न्यूट्रलिटी और एक पार्शियलिटी। ऑब्जेक्टिव का तात्पर्य होता है कि दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसे तथ्य प्रकट करें जो अकाट्य हो, किसी के द्वारा वो हटाए या काटे न जा सके, ये ऑब्जेक्टिविटी, तब आप समझ लीजिए आपका जो विचार है वह सही है। अगर वहीं पर आप न्यूट्रलिटी के बारे में बात करें, न्यूट्रलिटी में 2 पहलू होते हैं और आप एक वैल्यू को अपने फॉरगेट कर कीजिए और दूसरा जो है बताते चलें कि वैल्यू को फॉरगेट करिए और अपने जो इंटरेस्ट है, हित है, उसको भी फॉरगेट करिए। तब आप जो किसी पहलू पर या किसी परेशानी पर विचार करिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और आप एक तरीके से किसी परिस्थिति में निष्पक्षता रूप से या इम्पार्शियलिटी रूप से अगर विचार करें तो भी आपको पहलू मिलेगा। ये 3 पहलू थे जो है साइंटिफिक मेथड के, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बताते चलें रिजर्वेशन की। देखिए, इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। इक्वलिटी डिस्क्रिमिनेशन के बाद हम पहले कुछ तथ्य बता दें आप लोगों को। हीगल का जो स्टेटमेंट है, हीगल कहता है कि अगर आप एक फैमिली में रहते हैं, जिस प्रकार की विचारधाराएं आपको फैमिली में रहती हैं, अगर उसी प्रकार की विचारधाराएं आपको सोशल में हो जाए तो आपकी विचार उत्तम है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्यक्तिगत की बात करता हूं फ्रेंड्स कि अगर जिस व्यक्ति की विचारधाराएं जैसे फैमिली में हो वैसे सोशल में बिल्कुल नहीं हो सकती। जैसे जो व्यक्ति जिस प्रकार से फैमिली में रहता है और जैसे ही सोशल में आता है तो वैसे वह जो स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उनको लूटने का प्रयास करता है, जितना चाहे उतना जो है ऑब्जर्व करने का प्रयास करता है। वहीं पर फैमिली में वह एक दूसरे में कि अपने त्याग की भावना रखता है। जैसे उनके उसके मेंबर होंगे, उनके कुछ रिलेशन वाले होंगे तो उनके प्रति वो त्याग की भावना रखता है और कोऑपरेटिव की भी भावना रखता है, जबकि वही भावना जो सोशल में नहीं रहती है। इसी की हीगल कहता है कि अगर व्यक्ति जो है जैसे फैमिली में रहता है वैसे समाज में रहे तो परेशानी की बात नहीं है। तो इसके लिए बनाया गया स्टेट। स्टेट क्या करता है दोस्तों, आपको हम बताते चलें। स्टेट क्या करता है, स्टेट एक तरीके से व्यक्ति को जो है जो जैसे फैमिली में जो व्यवहार होता है वैसे सोशल में करने के लिए एक ऑटोनिज्म यूनिवर्सल ऑटोनिज्म नियम बनाता है कि आपको है इस तरीके से
समाज में भी रहना है। उसे कहते हैं परार्थवाद की भावना, इसीलिए ही राज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पर। इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है और डिस्क्रिमिनेशन को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इक्वलिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। तो हम पहले चलते हैं इक्वलिटी पे, फिर उसके बाद हम आएंगे डिस्क्रिमिनेशन पर। ठीक है, तो इक्वलिटी में हम बात करें दोस्तों, इक्वलिटी में नेगेटिव पॉजिटिव है। नेगेटिव का तात्पर्य है कि अगर आप, जैसे संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया गया है आर्टिकल 14, तो उसमें चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबर समझा जाता है। किसी के प्रति जो है डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं रहती है। इससे क्या होगा कि फ्रेंड्स, जैसे हमारे समाज में लोग जो पिछड़े हैं वो पिछड़े ही रहेंगे और जो अगड़े हैं वो अगड़े ही रहेंगे, क्योंकि किसी प्रकार की सहायता या सहायता जो पिछड़े वर्ग हैं उनको नहीं दी जा रही, जिससे वो अगड़े लोगों से जो है लाइन में खड़ा हो सके। ठीक है, अगर किसी प्रकार की सहायता दी जाती है तो वह पॉजिटिव इक्वलिटी में दी जाती है। पॉजिटिव इक्वलिटी में जैसे आप पिछड़े हैं और अगड़ा है, अगड़े को जो है उतनी एड या सहायता न दी जाती है, वहीं पर पिछड़े वर्ग को दी जाती है कि आप भी एक तरीके से अगड़ जाएं, मतलब संपन्न वर्ग में हो जाएं, तब आपको जो सहायता दी जाती है, आरक्षण दिया जाता है, रिजर्व दिया जाता है, वो आपसे हटा लिया जाता है, क्योंकि आप भी एक लाइन में खड़े हो गए। एक लाइन में खड़े करने के लिए ही रिजर्वेशन दिया जाता है। ऐसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। एक एग्जाम्पल है, जैसे एक फैमिली का एग्जाम्पल लेता हूं आपके समक्ष। तो फैमिली का एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, देखिए कि एक फैमिली है, ठीक है, फैमिली में दो बच्चे रहते हैं। फैमिली में दो बच्चे रहते हैं। अब दोनों बच्चों को डेली समान एक ही 2 गिलास में समान मात्रा में दूध दिया जाता है। दो बच्चों को जो है 1 गिलास मिल्क दोनों को दिया जाता है। इसमें से किसी एक बच्चे को किसी कारण से बीमारी हो जाती है, वो बीमार हो जाता है और उसे डॉक्टर कहता है कि आप इसे विशेष आहार दें या भोजन दें। तो घर वाले क्या करते हैं कि वो एक तरीके से जो नेगेटिव इक्वलिटी थी उसको फॉलो करते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, जो है न करने की वजह से जो बीमार बच्चा है वो बीमार ही होता जाएगा और जो अच्छा खासा स्वस्थ है वो तो स्वस्थ रहेगा ही। तो इसे कहते हैं नेगेटिव इक्वलिटी। वहीं पर पॉजिटिव इक्वलिटी में जो बच्चा बीमार है उसे स्वस्थ वाले बच्चे का दूध से आधा गिलास जो है उसको दे दिया जाएगा कि भैया आप लेके जो है स्वस्थ हो जाओ तब तक जो है। और जो स्वस्थ वर्ग का बच्चा है उसको आधा गिलास दिया जाता है और जो बीमार बच्चा है उसे 1.5 गिलास दिया जाता है। इसी तरह कुछ दिन दिया जाता है, जैसे बीमार बच्चा ठीक हो जाता है और फिर वही बीमार बच्चे से आधा गिलास जो दूध जो है स्वस्थ वाले बच्चों को रिटर्न कर दिया जाता है। तो यह है पॉजिटिव इक्वलिटी। फैमिली का एग्जाम्पल हमने दिया आपको। तो अब उसी प्रकार से हम बताते चले डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं आप, जो डिस्क्रिमिनेशन में एक एक्सप्लोटेटिव होता है और एक प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, एक शोषणात्मक होता है और एक रक्षात्मक होता है। ये जो है, जो एक्सप्लोटेटिव होता है वह नेगेटिव इक्वलिटी के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो इसमें एक्सप्लोटेटिव में सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा या बड़ा हो, सबको बराबर समझा जाएगा।
लेकिन यहाँ पर जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, वो उत्थान नहीं कर पाएगा, इमर्ज नहीं कर पाएगा, अगर जब तक उसे एक विशेष अपॉर्चुनिटी या विशेष सहायता या विशेष सोर्सेज या बस विशेष सब्सिडी न दी जाए। ठीक है। और प्रोटेक्टिव में क्या होता है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए विशेष अधिकार दिया जाता है, जैसे महिलाओं को दिया गया, बच्चों को दिया गया प्रोटेक्टिव में, वोमेन और चाइल्ड को दिया जाता है, ओल्ड पर्सन को भी दिया जाता है। तो ये प्रोटेक्टिव हो गया। ठीक है। वैसे मैं एग्जांपल में बताते चलो, हमारे संविधान में पॉजिटिव इक्वलिटी की जो समर्थन करते हैं, कार्ल मार्क्स समर्थन करता है, लास्की समर्थन करते हैं, और महात्मा गांधी, नेहरू और कुछ जो प्रमुख विचारक हैं भी पॉजिटिव इक्वलिटी का समर्थन करते हैं। पॉजिटिव इक्वलिटी का तात्पर्य होता है फ्रेंड्स, अफर्मेशन एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही। सकारात्मक कार्यवाही जो गरीब और अमीर के बीच गैप है उसे एक प्रोत्साहन के द्वारा, एक ऐड के द्वारा, एक कोऑपरेटिव द्वारा बराबर किया जाए। बराबर तब तक किया जाता है, सहायता तब तक दे दी जाती है जब तक गरीब तबके का बच्चा जो है एक समय में, निश्चित समय में, जब तक लाइन में न खड़ा हो जाए अमीर बच्चे के सामने। जहां तक कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। अब उसी के बाद हम आते हैं फ्रेंड्स आरक्षण और रिजर्वेशन। कुछ तथ्य है उसको हम बताते चले आप लोगों को। फैमिली का हमने एग्जांपल दिया ही आप लोगों को, और उसके बाद जो है देखिएगा कि एक से एग्जांपल, कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल हैं, जैसे केरला के जो तिरुवनंतपुरम है, केरला में नंगेली रहती हैं, ये एजवा जाति की रहती हैं, एजवा जनजाति की रहती हैं। तो एजवा जनजाति में यह प्रथा थी कि स्त्रियां जो है अपने आस्तन ढक के बिल्कुल नहीं चलेंगी समाज में, अगर चलेंगी उनको टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो नंगेली जो थी ये क्या की, तो कुछ दिन तक तो उसी तरह चले, लेकिन जब इनको अच्छा नहीं लगा तो ये ढक के चलने लगी। और जब राजा के सैनिक आए इनसे टैक्स लेने के लिए, आप ये टैक्स दीजिए क्योंकि आप अपना आस्थान ढक कर चल रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि इससे परेशान होकर अपना आस्थान ही काट के दे दिया, और इसी विवाद को जो है एक आंदोलन शुरू हुआ, और राजा को जो है, जो एजवा जनजाति थी वहां पर यह अधिकार देना पड़ा कि नहीं, अब जो जनजातियां भी हैं, जनजातियों की महिलाएं हैं, पिछड़ी जातियों की महिलाएं हैं, वह भी अपना स्थान ढक सकती हैं, सुरक्षित कर सकती हैं। वहीं पर नादर जनजाति की महिला रहती हैं, 2 महिला, उनके लिए भी यही अत्याचार किया जाता है। यहाँ पर 2 महिलाएं जो है इसी अत्याचार के विरुद्ध जो है फांसी पर लटक जाती हैं, और यहाँ पर भी विशेष आंदोलन होता है, और जिससे जो है उनको भी अधिकार दिया जाता है। और एग्जाम्पल हम बताएं, डॉक्टर BR अम्बेडकर अर्थात हम बाबा साहेब के प्रति जो है एक तरीके से ये विशेष वर्ग के प्रति ही ये अत्याचार हो रहे थे, शोषणात्मक रवैया हो रही थी। तो इन्होंने खुद ही अब हमारे संविधान में वो अधिकार सबको दिए, क्योंकि ये उससे वाकिफ तरीके से, जो एक अच्छी तरीके से वाकिफ थे कि ये जो अगर इनके प्रति अगर ऐसा अत्याचार होगा तो ये इमर्ज नहीं कर पाएंगे और अपने को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वो अपने लाइन में नहीं खड़ा कर पाएंगे संपन्न वर्ग के सामने। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ फ्रेंड्स के बताते चलेंगे, स्टेट जो है 2 भागों में डिवाइड किया था, एक पुलिस स्टेट होता है और एक वेलफेयर स्टेट होता है। ठीक है। पुलिस स्टेट में आपको जो है लाइन और ऑर्डर सिर्फ मिलेगा। ठीक है, लाइन और ऑर्डर मिलेगा। वहीं पर अगर वेलफेयर स्टेट की बात करें, वेलफेयर स्टेट में आपको लाइन एंड ऑर्डर भी के कानून मिलेंगे और वेलफेयर के भी कानून मिलेंगे। ठीक है। देखिए जो है इसमें जो है
लाइन एंड ऑर्डर के कानून मिलेंगे अब सिर्फ, और जबकि इसमें जो है लाइन एंड ऑर्डर के भी मिलेंगे और वेलफेयर स्टेट के भी मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हम आपको बताते चलें। ओके, सिस्टम ऑफ अफर्मेशन एक्शन। सिस्टम ऑफ अफर्मेशन एक्शन को वैसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक प्रेफरेंस और एक रिजर्वेशन। प्रेफरेंस का तात्पर्य होता है कि वरीयता। वरीयता को अगर हम डिवाइड करते चले फ्रेंड्स, तो भी यह एक तरीके से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। प्रेफरेंस को एक इक्वल विथ इक्वल, और जो दूसरा है विथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स या इक्वल। इक्वल में हम बताते चले, जो वरीयता होती है, वरीयता में अगर किसी स्कूल के 3 बच्चे एक समान मार्क्स अचीव करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, हमने माना वह जो है 500 तीनों जो अचीव किए, ऑब्टेन किए तीनों जो है, जो पहला जो बच्चा है वह जनरल कैटेगरी का है, ठीक है, और जो है दूसरा बच्चा जो अचीव करता है 500 वह एससी कैटेगरी का है, और जो तीसरा है बच्चा जो है अचीव करता है वह एससी कैटेगरी की वोमन है। अब देखिए, अगर हम इसमें विथ इक्वल से वरीयता करें तो सबसे पहले 2 में देखेंगे, जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी और शेड्यूल कैटेगरी है, इन दोनों में वरीयता दी जाएगी शेड्यूल कैटेगरी को। अगर वहीं पर शेड्यूल कैटेगरी और शेड्यूल कैटेगरी के वोमेन्स में मेल और फीमेल में वरीयता की बात करें तो फीमेल को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, वहीं पर विथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर इक्वल की हम बात करें, इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि डिवाइड कर दिया जाता है कि जैसे शेड्यूल कास्ट को एक तरीके से एक कुछ प्राप्तांक दिए जाते हैं, कुछ नंबर्स दिए जाते हैं कि वो आप इतना जो है, जैसे एससी को मान लीजिए दिया गया 10, ठीक है, और एसटी को दिया गया 15, ठीक है, और जो है बात करें थर्ड जेंडर को दिया गया 17, ठीक है, और जनरल को या ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी को दिया गया 7, कितना 7, और वोमेन को भी दिया जाता है 10। अब यहां पर विथ एक्स्ट्रा इक्वल्स में देखेंगे, जैसे इसी के अनुसार आप निकाल सकते हैं कि किसको वरीयता में आगे रखा जाए। जैसे मान लीजिए अगर एससी है, अगर शेड्यूल कैटेगरी का है और महिलाएं हैं, उसे शेड्यूल कैटेगरी का भी वरीयता मिलेगी और महिला की भी वरीयता मिलेगी, तब इसकी जो वरीयता मिलकर हो जाएगी 10 10 + 2 10 + 10 20, ठीक है। अगर यही महिला जो है एसटी की है तो 10 + 15 हो जाएगा 25। अगर वह थर्ड जेंडर की है तो इसका वह जान बेसिस, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके जो है विथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स इक्वल्स में प्रेफरेंस वरीयता प्राप्त की जा सकती है। अब हम बात करें रिजर्वेशन। रिजर्वेशन 2 भागों में डिवाइड किए जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आइए चलते हैं रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल होता है जो दोस्तों, उसके बारे में हम बताते चले आपको। हॉरिजॉन्टल में जो जिस कैटेगरी में से बिलोंग करता है वो उसी कैटेगरी के जो है जितने रिजर्व रहेंगे, आरक्षित की सीटें रहेंगी, बस उसमें ही वो फाइट कर सकता है। हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल का तात्पर्य होता है कि इट इज इक्वल, हॉरिजॉन्टल इक्वल होता है, तो जिस कैटेगरी का जो स्टूडेंट या कैंडिडेट रहेगा बस उसी कैटेगरी में वह फाइट कर सकता है। वह अदर कैटेगरी में ट्रांसफर या जंप नहीं कर सकता, चाहे जितने ही मार्क्स ऑब्टेन क्यों ही न करे। ओके, जहां तक कि आप लोग बातें अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। हॉरिजॉन्टल कहते जिसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल में हम बताते चले कुछ एग्जांपल, जैसे आप लोगों को फ्रेंड्स शेड्यूल कैटेगरी का हम बताएं आपको, इसे 15% आरक्षित किए जाते हैं,
और एसटी की हम बताते चले आप लोगों को फ्रेंड्स, तो एसटी की है 7.5, और ओबीसी की हम बताते चले, ओबीसी को 27, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बताते चलिए आपको, ईडब्ल्यूएस में 10%। इसमें यह नियम होता है कि जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी का है वो उसी कैटेगरी में फाइट करेगा, अदर कैटेगरी में वह जंप या ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिस प्रकार वर्टिकल में आता है फ्रेंड्स, तो वर्टिकल की हम बताते चले जो है आपकी बातें। वर्टिकल का देखिएगा जो है, वर्टिकल में भी अगर ऐसा हो, जैसे हमने माना शेड्यूल कैटेगरी में, शेड्यूल कैटेगरी में यहाँ पर वोमेन हो गया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर फीमेल हो गया, यहाँ पर मेल हो गया। तो शेड्यूल कैटेगरी में फीमेल को 5 और मेल को 10 आरक्षित किया गया। वहीं पर एसटी कैटेगरी बात करें तो यहाँ पर 5% मेल को डिवाइड किया गया और 2.5% फीमेल को, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर बात करें हम ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी में 27% 18% मेल को, और 18 के बाद जो 9% फीमेल को। देखिए जो है 18% मेल को और 9% फीमेल को, उसी प्रकार में आ जाएंगे ईडब्ल्यूएस में। तो दोस्तों यह इसका तात्पर्य है कि जैसे देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन में, वर्टिकल रिजर्वेशन में जो कैंडिडेट, और ये यहाँ पर जनरल कैटेगरी है फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी ये 14% होता है, रिजर्व से कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ यही हॉरिजॉन्टल में सिर्फ रिजर्व या जनरल कैटेगरी की ही 40% सीटें ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदर कोई कैटेगरी का नहीं। और वहीं पर जब बात करें वर्टिकल में, वर्टिकल में रिजर्व हो या जनरल कैटेगरी हो, जो 14% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो इसमें अगर जो चाहे जिस भी कैटेगरी का हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, अगर वह उसमें मैक्सिमम मार्क लाया हुआ एक मेरिट के अनुसार वो जनरल कैटेगरी में की तरफ से वरीयता रखता है, तो वह जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर जाएगा जब तक वह उस आरक्षण का लाभ न ले, ठीक है। तो उस जो जिस कैटेगरी से आता है वो ट्रांसफर करता है, तो उस कैटेगरी की जगह पर जो है कोई दूसरा कैंडिडेट आकर वहां पर रेसिडेंस करता है, उसको अचीव करता है, ठीक है। जबकि हॉरिजॉन्टल में इसका अपोजिट होता है। ये बातें रही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की जो रिजर्वेशन की किस प्रकार से सीटें भरी जाती हैं। कुछ कमीशंस हैं, कमीशंस के बारे में हम बताते चलें। जैसे कमीशंस में मंडला कमीशन, मंडला कमीशन ये 1979 में आया और 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश किया, ठीक है। मंडला कमीशन जो है 1979 में आया और 1980 में 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश किया, और रिपोर्ट में बातें थी, हम आपको बताते चलें। तो रिपोर्ट में बातें थी कि रिपोर्ट में बातें थी कि ओबीसी के लिए जो है 27% रिजर्व किया जाए और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्व किया जाए। तो इसमें कुछ तर्क भी दिए थे जो है मंडला कमीशन दी थी, और इसको जो है 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार, नरसिम्हा गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड की। फिर उसके बाद 1993 में इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया। इंदिरा साहनी जो है एक जर्नलिस्ट रहती हैं, वो जो है इसके प्रति जो है पिटीशन दायर करती हैं कि यह जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये किस तरफ के दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है 10% जो है सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनल रूप से जो है एक तरीके से गलत है। ओबीसी के लिए उन्होंने स्वीकार किया, बट उन्होंने कहा कि एक क्रीमी लेयर को तय करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो इसमें आपको क्रीमी लेयर को जो है क्लेरिफाई करना पड़ेगा। क्रीमी लेयर की बात हम बाद में करेंगे। तो क्रीमी लेयर अगर फाइट करता है, जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है, उसी की जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है 27% उसके अंतर्गत दिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 करने का तात्पर्य है दोस्तों 103वां संशोधन अधिनियम 2019 ने ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में पास किया गया। लोग समझ रहे होंगे, जैसे हमने बताया कि पास किया गया और वर्तमान समय में भी वही कंडीशन चल रही है और दिया जा रहा है। ठीक है, जहां तक जो बातें थी महत्वपूर्ण हमने आपके समक्ष बताया, वैसे बताते चले रिजर्वेशन पॉपुलेशन के आधार पर दिया जाता है। जैसे जिनकी जितनी जनसंख्या होती है वैसे दिया जाता है। यूएनएसएसओ के आंकड़े थे कि बताते चले आप लोगों को, यूएनएसएसओ के आंकड़े थे जैसे कि जो ओबीसी है, ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 41% है और जनरल की बताते चले 19%, 19 समथिंग परसेंट है। क्लेरिफाई नहीं है अभी तक हुआ कि किसकी जनसंख्या कितनी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है रिजर्वेशन देने से कतराती है। क्योंकि 2011 में जो जनगणना की गई थी उसमें जो है धार्मिक रूप से जो जनगणना की जानी चाहिए कि धार्मिक रूप से कितने जनसंख्या किस धर्म से बिलोंग करती है, और जाति गणना थी, ये भी एक तरीके से क्लेरिफाई नहीं है। क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा पर बन जाता है। राजनीतिक मुद्दा में अगर जिस धार्मिक से अधिक लोग बिलोंग करेंगे तो उसकी साइड की तरफ जो है राजनीतिक का जो पक्ष पहलू जो है मूव करने लगेगा, जिसकी वजह से धार्मिक जो जनगणना है धार्मिक रूप से होनी चाहिए, यह बिल्कुल अभी नहीं हो पाई है। और जातिगत जनगणना हुई भी होगी तो यह हुई है भी एक क्लेरिफाई नहीं है। जो जनगणना है वो डाटा है तो वह एक तरीके से संतोषजनक ने फिर भी जो है 1931 में जनगणना की तो उसी के जनगणना के अनुसार ये अभी तक दिए जाते हैं। तो दोस्तों यह रही जो है कुछ रिजर्वेशन से संबंधित जानकारियां, जैसे हमने आपके समक्ष रखी कि रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता है। हमारे संविधान में बताते चले आपको जो है, अभी रुकिएगा आप लोग जो है या देखिएगा जो है हमारे संविधान में रिजर्वेशन की बात करें हम, रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट जॉब के लिए दिया जाता है आर्टिकल 16 का 4 है, और एजुकेशन के लिए अगर रिजर्वेशन दिया जाता है आर्टिकल 15 है, 15 है। और लोकसभा विधानसभा के लिए जो रिजर्वेशन सीटें की गई हैं 330 से लेते हुए 334 तक की गई हैं, 330 से लेते हुए 334 तक की गई हैं। ये बातें थी जो आप लोगों को जाननी चाहिए। रिजर्वेशन का फायदा है कि नहीं फायदा है, ये क्या रिजर्वेशन होता क्या है, क्यों ये दिया जाता है, क्यों इस पे जो है दिन प्रतिदिन विवाद आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे इसी तरह जो है कोई मुख्य जो चर्चा वाले मुद्दे होंगे उस पर हम